अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। सियासी महाज गर्म होता जा रहा है और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो अभी तक कानूनी एतबार से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनकी जो नाअहली जो है एक वजह उनकी वो सज़ाएँ हैं जो एहतसाब अदालत ने उनको दी हैं। एक एवनफील्ड की थी और दूसरा अल अज़ीज़िया की। उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो नवाज़ शरीफ की अपीलें थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले बहाल कर चुकी थी। अब वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। 21 नवंबर की तारीख़ मुकर्रर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जब ये मामला शुरू होगा तो ये दोनों सज़ाएँ अगर मुअत्तल होती हैं या ख़त्म होती हैं तो फिर नवाज़ शरीफ जो है इलेक्शन लड़ पाएंगे। और जो शेड्यूल है, जो तारीख़ का ऐलान हुआ है, उस हिसाब से 17 और 21 दिसंबर के बीच कागजात नामजदगी का कोई तारीख़ बनेगी। उससे पहले पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन अपीलों का भी फ़ैसला करना पड़ेगा। दूसरी आम खबर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है। फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्तें जो उनकी समाअत हुई थी, उसकी आखिरी समाअत, उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया है। बड़ी खबर यही थी कि उसमें एक इंक्वायरी कमीशन बन गया है। 2 रिटायर्ड पुलिस अफसर और एक हाज़र सर्विस ब्यूरोक्रेट पर मुश्तमिल वो इंक्वायरी कमीशन अब फैज़ाबाद धरना के जो मशकूक किरदार हैं उनकी शनाख्त करेगा और सज़ाओं को तजवीज़ करेगा। तो उसका तहरीरी हुक्मनामा जो जारी हुआ है उसमें कुछ इंकशाफात हुए हैं। चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ से पहले ओहदे पे बराजमान थे कि उन्होंने 4 साल तक फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थी इदारों की तरफ से और कुछ सियासतदानों की तरफ से, वो क्यों नहीं लगने दी और ये गलती किसकी है, ये भी आज तहरीरी हुक्मनामे में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने बता दिया है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे सियासी बयानबाजी की, सियासी बयानात की, जो बज़ाहिर तो वोटर को जज्बाती करने के लिए काफ़ी हैं मगर फिर बहुत से सवालात भी उठाते हैं। ख़ास तौर पे जब नौजवान सियासतदान ये कहते हैं कि अब बाबों की सियासत का वक्त नहीं है, उनको घर बैठना चाहिए, तो इससे उनकी मुराद क्या है, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो साकिब बशीर साहब, नवाज़ शरीफ साहब की अपीलें 21 नवंबर को मुकर्रर हो गई है समाअत। अब ये होगा क्या 21 नवंबर को, ये कौन कौन सी अपीलें हैं? एवनफील्ड रेफरेंस है एक अपील और दूसरी अल अज़ीज़िया रेफरेंस है। 2 अपीलें हैं। इसमें नैब को पहले ही नोटिस जारी हो चुके हैं, बल्कि जब नवाज शरीफ वापस आए थे तो बड़ा क्लियर अल्फाज में बेंच ने ये पूछा था कि नैब बता दे कि ये अपीलें वो चलाना चाहते हैं या नहीं। जब नैब बार बार हर पॉइंट पे कंसेंट दे रहा था तो उस वक्त ये सवाल सामने आया था, बल्कि एक टाइम भी दिया गया था कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट हियरिंग पे आप आकर बताएं कि क्या आप इनको चलाना भी चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते, ताकि मजीद वक्त ज़ाया ना हो। तो नेक्स्ट डेट पे जब नैब प्रोसिक्यूटर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम जैसे अपीलें मुकर्रर होंगी तो हम ये जवाब तब देंगे। अब 21 नवंबर के लिए नैब का नोटिस भी है और बज़ाहिर जो एक सीक्वेंस चल रहा है उस सीक्वेंस को अगर देखा जाए तो एक जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस की जो अपील है उसमें मरहूम जज अरशद मलिक की जो वीडियो वाला मामला था उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मैटर रेफर किया था हाई कोर्ट को कि आपने अपील डिसाइड करने से पहले इस पॉइंट को पहले डिसाइड करना है। तो इट मीन कि अगर उस पॉइंट पे नैब ये कंसेंट दे दे कि इस पॉइंट को अदालत कंसिडर करे, या तो अदालत इसको रीट्रायल खुद ट्रायल कर ले या उसका नैब कोर्ट का जो फैसला है उसको सेटिसाइड करके पीछे जो है साहब अदालत को भेज दे, अल अज़ीज़िया रेफरेंस की हद तक। और जो एवनफील्ड रेफरेंस है वो तो मेरा ख्याल में एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही अब होना है, क्योंकि जो मरियम नवाज हैं और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनकी अपीलों पर जो फैसला आया था वो क्यों उसमें वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि नवाज शरीफ का रोल भी नैब एस्टेब्लिश नहीं कर सका, तो इसलिए अपीलें अब बहाल हो चुकी हैं और जो बेंच है वो पहले ही इस हवाले से माइंड भी डिस्क्लोज कर चुका है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों अपीलों में कोई बहुत बड़ी को बहस होती नजर नहीं आ रही। तो आप ये भी देख रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब इन दोनों मुकदमात में बरी हो जाते हैं और अगर किसी भी मामले में रिमांड नहीं होता केस, तो फिर नैब तो कम से कम अपील नहीं करेगी उस फैसले के खिलाफ, क्योंकि नैब तो इत्तफाक कर रही है, कंसेंट दे रही है कि कोई एविडेंस नहीं है, उन्हें एतराज़ भी नहीं था ज़मानत के हवाले से, सज़ाओं के सस्पेंड होने के हवाले से,
तो आप कम से कम ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा नवाज शरीफ का? नहीं, नैब बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो अपीलें थी, उन पर जो फैसला आया था, नैब ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, तो वो अब फाइनलिटी जो है वो इख्तियार कर चुके हैं और वो डेफिनेटली अभी डायरेक्टली फ़ायदा होगा। बल्कि एक हेयरिंग में जो बेंच है उसकी जानिब से पूछा भी गया था कि क्या नैब ने वो जो फैसला था उसको चैलेंज किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं किया। तो इट मीन के एवनफील्ड रेफरेंस में वो फैसला जो है वो नवाज शरीफ को फायदा देगा और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में टेक्निकली एरर है वो भी फायदा देगा। एजाज से सब पहले तो नैब का कानून बदलने की कोशिश की शहबाज शरीफ हुकूमत ने और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हुए, मगर फिर चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने उसको गैरानी करार दे दिया और बहुत सारे जो नैब की तरामीम थी उनको कलअदम कर दिया। तो नैब का कानून तो नहीं बदल सका उस पैमाने पर, मगर नैब बदल गया है। तो आप नैब के इस यू टर्न को या नैब की मौजूदा क़यादत के इस यू टर्न को कैसे देखते हैं? क्या वजह है कि एक इदारा, नैब जैसा इदारा, अदालत में खड़े होकर आप उसके वकील कह रहे हैं तो हमें तो कोई एविडेंस नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, तो ये जो कुछ पहले होता रहा क्या उसका किसी को हिसाब देना चाहिए और किसी को हिसाब लेना चाहिए? मती भाई, जो नैब का इदारा है ना, ये सिविल डोमेन में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है, स्ट्रेटजिक इदारा है, आउटपोस्ट है जी। अब मामला ये है कि इस पोजीशन के ऊपर एक आदमी आया था जो कि जिसकी अप्रूवल नहीं थी, वो था आफ्ताब सुल्तान। ठीक है, आप उन आफ्ताब सुल्तान के दौर में देख लें कि क्या क्या हुआ था और फिर उस बंदे ने रिज़ाइन किया था और क्यों रिज़ाइन किया था। तो जिस वक्त आफ्ताब सुल्तान ने रिज़ाइन किया था तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई थी कि अब यहाँ पर जो पोस्टिंग होगी वो हमारी जो पावर्स दैट भी हैं वो करवाएंगी, और फिर करवाई। शहबाज शरीफ साहब ने वो पोस्टिंग की और फिर जब ये पोस्टिंग हुई है तो उसके बाद ये चीज़ें तो मेरे ख्याल में ओपन एंड ये सारी दुनिया के सामने है कि ये चीज़ें चलनी किस तरीके से। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले सही हुआ था और अब गलत हो रहा है, या पहले गलत था और अब सही हो रहा है? मुझे समझ नहीं। मती भाई, बात ये है कि जस्टिस जावेद इकबाल की अपॉइंटमेंट और जस्टिस जावेद इकबाल क्या करते रहे अपने दौर में, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि किस तरीके से सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है कि वो किस तरीके से नोटिस लिया करते थे, किस तरीके से जो है सजाएं दिलवाने के लिए नोटिस भी लिया करते थे ऐसे ही। तो उनके दौर के अंदर जो नैब जिस तरीके से काम करती रही, आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन से पहले गिरफ्तारियां शुरू होनी हो गई। वो कमरुल इस्लाम राजा की गिरफ्तारी हुई थी, फिर उन्हीं के दौर में वो हनीफ अब्बासी की गिरफ्तारी हुई, एहसन इकबाल की गिरफ्तारी हुई, जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल अदालतों ने लगाए। तो आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को सजाएं गलत तरीके से दी गई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, और अब अगर वो ख़त्म हो रही हैं तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं? देखिए मती भाई, बात यह है कि इसमें क्या कहेंगे, इसमें एट दैट टाइम उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा विजिबल था कि नवाज शरीफ के केस में किस तरीके से उनका नाम पनामा पेपर्स में नहीं था, फिर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर उनको डाला गया और आपको पता है सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने दी। वो तो पूरा प्रोसेस ही क्वेश्चनेबल था कि पहले सुप्रीम कोर्ट सज़ा दे रही है और बाद में ट्रायल कोर्ट, हालांकि पहले ट्रायल कोर्ट होता है और बाद में हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तो वो तो सारा जो प्रोसेस है वो तो सारा ही ख़राब था। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब जो नवाज शरीफ साहब जिस प्रोसेस में आए हुए हैं, ये भी कोई कानून के कोई जो जिसे कहते हैं कोई आला मयार अभी भी कायम नहीं हो रहे। लेकिन अगेन वही बात है कि जब आप वो जिसे कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से किसी को सज़ा देते हैं तो उसको जज़ा मिलने का तरीके की भी कोई कानूनी जवाज़ नहीं होता, जाहिर है। तो मेरा ये ख्याल है कि दोनों उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का एक फुटप्रिंट नज़र आता था और अभी भी फुटप्रिंट नज़र आता है इन दिस वे कि नवाज शरीफ साहब का रास्ता क्लियर किया। मुजाहिद मसूद साहब, अगर उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का बूट प्रिंट था या फुटप्रिंट था और अब भी अगर है तो फिर बदला क्या है? नवाज शरीफ साहब जो हैं किस बुनियाद पर एक जमहूरी लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं? आप दोनों भाइयों के सामने बात करते हुए मुझे झिझक तो बहुत होती है। एजाज साहब और मती भाई, आप और साकिब बशीर साहब भी तशरीफ फरमाएं, लेकिन मेरे ख्याल में फुटप्रिंट तो वही है, फिंगरप्रिंट बदला है। अच्छा, फिंगरप्रिंट और ये नहीं, आप समझती हैं ना कि फिंगरप्रिंट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो वो हमारे लिए, हम जो इस मुल्क के रहने वाले हैं, उसमें कोई खास अच्छी खबर नहीं है। न कल हम हरफ कानून के पाबंद
थे या हरफ कानून से को तवक्को रख सकते थे, और ना आज। ना कल जो हो रहा था उसमें हमारी मर्जी थी, और ना आज जो हो रहा है उसमें हमारी मर्जी थी। सियासत एक नामियाती अमल है, और कानून जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे ऑफ डिस्पेंसिंग द जस्टिस ट्रस्ट मैकेनिज्म है। ना कल वो मैकेनिज्म जो है वो तरीके से काम कर रहा था। अब जिस तरह से घड़ी की सुइयों की तरह टिक 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 हो रही है, ये 4 साल ये जो फैजाबाद करने वाला मामला है ये क्यों पड़ा रहा। और मियां नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए भी थे तो सबके इल्म में था कि वो बैन ही उसी तरह गए थे जैसे वो 2000 में गए थे। जैसे सदर जरदारी साहब जो है वो 2012 में और 2015 में दुबई गए थे। जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 82 में और 98 में गई थी। तो बुनियादी इक्वेशन तो फिर वही है, एक तरफ अवाम के नुमाइंदे हैं और दूसरी तरफ रियासती ताकतों का आई होप के द वर्ड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। और अगर रियासती अदारों को अवाम ने अमानत के तौर पे जो अख्तियारात दिए हैं वो इस तरह से इस्तेमाल होना शुरू हो जाए जैसे जावेद इकबाल साहब नैब में और साकिब निसार साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और उनके बाद और उनसे पहले बहुत से और फिर नैब में भी, तो फिर मेरे ख्याल में हमारे लिए ऑप्टिमिस्टिक होने की कोई वजह बाकी नहीं बढ़ती। अच्छा, वजह मसूद साहब, अब जो आपको सुनने वाले हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर पहले भी नाइंसाफ़ी हो रही थी और अब भी गलत तरीके से इंसाफ लिया जा रहा है, तो फिर वोटर का क्या फ़र्ज़ बनता है? वोटर क्या करे? किसको वोट देना चाहिए वोटर को? उसी को वोट दे जिसको उसका ज़मीर इजाज़त देता है, जिसका प्रोग्राम उसको पसंद आता है। लेकिन वोटर को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये हर एक के जुलूस के पीछे नफीरियां और ताशे बजाते हुए निकलना ये बाशऊर कौमों का काम नहीं है। ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। अब वोटर अगर बेचारा जुलूस में भी शामिल ना हो बजाज साहब, तो घर बैठ के ये वो बिल्कुल हो, लेकिन इस शऊर के साथ हो कि ये जो बलूचिस्तान गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब, ये जो हजरात कल तक बाप में थे वो मुस्लिम लीग नून में आ रहे हैं, और ये मुस्लिम लीग नून में ना आते तो पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट कर लेती। तो अवाम को ये पूछने का हक तो है ना सियासी जमातों से, तो साहब ये जिन्हें आप इलेक्टेबल्स कहते हैं, अगर ये इलेक्टेबल्स ही ने इलेक्शन लड़ना है और आपने इन्हीं के बल पे इक़्तिदार में आना है, तो फिर आपके सियासी जमात बनाने का क्या फायदा हुआ? वो तो अपने अपने इलाके में चौधरी हैं, कोई सरदार है, कोई वडेरों हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? वेयर इज द डेमोक्रेटिक डायनामिक्स इन द डेमोक्रेटिक? बिल्कुल सही। और फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि जिनको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं वो कहीं सिलेक्टेबल्स तो नहीं होते दर हकीकत? मैं उन्हें ना इलेक्टेबल कहता हूँ ना सिलेक्टेबल कहता हूँ। मती भाई, मैंने उनके लिए लफ्ज रखा हुआ है, वो है कोलैबोरेटर। और कोलैबोरेटर का उर्दू में कोई लफ्ज नहीं है। एयानतकार नहीं सर, नहीं, ये बहुत मखसूस टर्म है कोलैबोरेटर। ये काबज गनीम के साथ अपने मुफाद के लिए अपने वतन से धरती से गद्दारी करने वाले को कहते हैं किंग्स पार्टी। जो बंदा आप कह लीजिए, लेकिन ये कोलैबोरेटर का तर्जुमा नहीं है। कोलैबोरेटर इतना बुरा लफ्ज है कि मतलब नाज़ियों के, आप ये कहना चाह रहे हैं कोलैबोरेटर सिर्फ अंग्रेजों में होते हैं, यहाँ पे इस खित्ते में नहीं होते? नहीं, हमारे पास लफ्ज नहीं है, लोग हैं, लफ्ज नहीं है। ये कैसे इतना गंदा लफ्ज इजाद नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ज़बान में इतना गंदा लफ्ज नहीं है। लेकिन ये पीठ पे छुरा घोंपने वाले, अपनी कौम की पीठ में छुरा घोंपने वाले अपने या छुरा घोंप नुकसान पहुंचाने वाले, अपने मुफाद के लिए गनीम से जो है वो ताउन करने वाले। सही। वजाब मसूद साहब, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि माजी में कौन कौन कोलैबोरेटर रहे और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तहरीरी फैसला आज हुक्मनामा जारी किया है फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, उसमें ये पहली बार हुआ है कि चीफ जस्टिस अपने हुक्म में लिख रहा है कि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी गलती थी और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कुछ हसास मुकदमात को नहीं लगाया गया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको बताते हैं।
वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्मनामे की जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से अपनी आखिरी समाअत की जो प्रोसीडिंग है उनको तफसील से उनका जिक्र किया है और एक इंकशाफ ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल 4 साल तक उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत मुकर्रर नहीं की 4 साल तक। और इस हुक्मनामे में वाज़े तौर पे कहा गया है कि 25 अप्रैल 2019 को 1:12 पर एक फ़ाइनल कॉज लिस्ट मुकदमात की फ़हरिस्त तैयार की गई जो चीफ जस्टिस बंदयाल को भेजी गई, मगर फैज़ाबाद धरना केस भी नज़रसानी दरख्वास्तों का मामला भी उस फहरिस्त में शामिल था। मगर फिर उसी दिन शाम को 5:06 पर चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल के हुक्म पर फैज़ाबाद धरना केस की नज़रसानी के जो केस था उसको उस फहरिस्त से निकाल दिया गया। तो 4 साल तक ये केस नहीं सुना गया और फिर बाद में भी जो अहम मुकदमात की फहरिस्तें जब चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल को भेजी गई तो उनमें से फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की जो दरख्वास्तें थी उनको उस फहरिस्त से निकाला जाता रहा। तो उसके 2 नुकसान हुए। एक तो ये कि उस फैसले के ऊपर फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर फैसले के ऊपर इदारों ने अमल ही नहीं किया, क्योंकि नज़रसानी जब लगती तो उसमें सवाल उठता कि आपने क्यों नहीं अमल किया। और दूसरा ये कि जो लोग थे जो ये हुक्मअदूली कर रहे थे फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले की, वो लोग भी अब अपने ओहदों से चले गए हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या दूसरे इदारे हैं। हुकूमत के अंदर जो लोग थे, जो हुकूमत थी, वो भी चली गई, तो किससे पूछ कुछ करना भी मुश्किल है। मगर जो सबसे अहम ऑब्जर्वेशन आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने आज के हुक्मनामे में दी है वो मैं आपको बता दूं। 2019 के चीफ जस्टिस लिखते हैं कि 2019 के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर ही ना किया गया, जिसके बायस फैसले पर अमल दरामद में रुकावट पैदा हुई। इस हवाले से किसी को जिम्मेदार न ठहराया गया और ना ही माजी में होने वाली पुरतशद्दद सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया गया। यह अब हैरानी की बात नहीं रही कि अपने मकासद के हसूल के लिए कुछ लोग अब भी तशद्दुद के रास्ते को जायज़ समझते हैं। जिन लोगों ने आज़ाद अदलिया और एक रोशन ख्याल और एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी, उनको इंसाफ से महरूम करके नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसका नतीजा इस कौम ने 9 मई के वाक़यात की सूरत में भुगता। चीफ जस्टिस इस हुक्मनामे में ये भी लिखते हैं कि हमें दूसरों के लिए मिसाल कायम करनी चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट ये अदालत तस्लीम करती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुकदमात को मुकर्रर करने में जोड़ तोड़ होती रही, मैनिपुलेशन होती रही, और क्योंकि ये दरख्वास्तें ना लगा के जो है मैनिपुलेशन की गई। और सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश कर रही है कि अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होता रहा मुकदमात को मुकर्रर करने के हवाले से, उसमें अपनी गलती को तस्लीम करें और इस बात का यकीन दिलाए कि आइंदा ऐसी गलतियां नहीं होंगी। सच इंसान को आज़ाद करता है और जो पाकिस्तान के अवाम हैं कम से कम वो इसके हकदार हैं कि उन्हें सच तो बताया जाए। और ये भी कहा है चीफ जस्टिस ने कि हर इदारे को आज़ादाना तौर पर और शफाफियत के साथ काम करना चाहिए और जब कोई गलती होती है तो जो गलती करने वाला है उसको तस्लीम करना चाहिए। गलतियों को तस्लीम ना करना या उनको महज तरदीद कर देना जबकि हक़ाइक़ उसके बरक्स हों तो ये वैसे ही है जैसे कोई शख्स झूठ में जी रहा हो और फिर इस झूठ को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाता है। ये भी मफाद आमा के ख़िलाफ़ है। वो अवाम के जो टैक्स देते हैं और इदारे उनके टैक्सों पर पलते हैं, अवाम के अंदर जो एतमाद का फुक़दान है अपने इदारों के ऊपर, इस एतमाद के फुक़दान की वजह से आमरीत जन्म लेती है और जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। अगर अफराद इदारों के ऊपर हावी हो जाएं तो फिर वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं अपने इदारों को और अपने इदारों की बेतौकीरी करते हैं और फिर अपनी अना पर उन इदारों को कुर्बान कर देते हैं। तो ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज के हुक्मनामे में लिखा है और ये यकीनी तौर पे इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जिसका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एतराफ़ किया है आज के हुक्मनामे में। साकिब बशीर, आप कैसे देख रहे हैं ये फैज़ाबाद धरना के हवाले से जो साबिक़ चीफ जस्टिस के हवाले से इंकशाफ किया है मौजूदा चीफ जस्टिस ने? उन्होंने नाम तो नहीं लिखा लेकिन वाज़े तौर पर इल्ज़ाम है
साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल पे कि उन्होंने मैनिपुलेट किया और 4 साल तक फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। इसके बाद फिर क्या होना चाहिए? बड़ी एक गैर मामूली जो है वो ऑर्डर में ये चीज़ लिखी गई है, और ख़ास तौर पर जो साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा के हवाले से कि सेम डे 1 बजे काज लिस्ट में आता है और 5 बजे हट जाता है, और फिर 2019 का और जस्टिस उमरता बंदयाल जो है वो 4 साल इसको केस को फिक्स नहीं करते। एक लंबी लिस्ट है, आप ये केस ही देख लें, जनरल मुशर्रफ की जो अपीलें थी वो कब से जो है वो पेंडिंग थी, कभी जो है फिक्स नहीं हुई, कोई मतलब पूछने वाला नहीं क्यों नहीं फिक्स हुई। इस तरह और इतने केसेस हैं कि जिन केसेस का किसी न किसी तरह पावरफुल सर्कल्स के साथ ताल्लुक होता है वो फिक्स नहीं होते। जैसे शौकत सिद्दीकी का केस आप देख लें कि वो 2018 में 20 दिन में उनको आपने निकाल दिया और 6 साल हो गए और अभी आज तक केस फिक्स नहीं हुआ, उनके केस का फेट डिसाइड नहीं हुआ। पिछले 1.5-2 साल से केस जो है वो लग ही नहीं रहा। जैसे उमरता बंदयाल थे, उन्होंने कई दफ़ा कहा कि हम जो है इसको डिसाइड करेंगे, नहीं लगा। इस किस्म की एक लंबी लिस्ट है। मेरा ये ख्याल है कि अगर इस तरह अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा तो ये मामला चलता रहेगा इसी तरह जिस तरह ये जो है वो सामने। और इससे फिर एक सवाल पैदा होता है कि जो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस साहिबान हैं या जजेस हैं, क्या उनके तमाम गुनाह जो हैं वो पेंशन के साथ धुल जाने चाहिए, उन्हें पेंशन दे के उन्हें रिवॉर्ड करके घर भेज देना चाहिए, या उनको भी जुडिशल काउंसिल के सामने जवाबदेह बनाना चाहिए? जवाबदेह तो मेरा ख्याल है ज़रूर बनाना चाहिए, वरना अगर आप आज इसको इग्नोर कर देंगे कि कितना बड़ा जो है वो मामला सामने आया है, इसको इग्नोर कर देंगे तो कल फिर यही होगा। उसको पता है कि अगर मैंने कर भी दिया 2 साल मेरा अगर बतौर चीफ जस्टिस साल डेढ़ है मैंने रहना है, तो वो जो मर्जी करता रहेगा, फिक्सेशन करनी है करेगा, नहीं करनी नहीं करेगा, और टाइम गुजर जाएगा, अगला आएगा तो वो कहेगा ठीक है ये हेरा फेरी हम इग्नोर कर रहे हैं। सब चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कोशिश की है बज़ाहिर, ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बना है, इसके लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं जो उनको काम दिया गया है, बज़ाहिर बड़ा अपहिल टास्क है। साबिक जर्नैलों को नवाज शरीफ, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद या चीफ जस्टिस हाकिम निसार जो पुराने हैं, क्या ये कमीशन उनको तलब कर पाएगा? ये पुलिस अफसरान इतनी जरूरत और हिम्मत कर सकेंगे? मैं ये जो कमीशन के सरबराह लगे मैं उनको नहीं जानता हूँ, मैं ताहिर आलम साहब को जानता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो कमीशन के सरबराह हैं उनका बैकग्राउंड मेरे ख्याल में कोई ऐसा विजिबल नहीं है कि जिसमें उन्होंने मिलिट्री के ऑफिसर से कोई अकाउंटेबिलिटी की हो। मुझे नहीं पता, हमारा सिस्टम अनफॉर्चुनेटली पुलिस ऑफिसर्स को मिलिट्री के जो आला अफसरान हैं उनके सामने अनफॉर्चुनेटली सबसर्विएंट बना देता है, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो इस तरह के केसेस में मिलिट्री के सामने या मिलिट्री के साबिकी अफसरान हों उनके सामने सबसर्विएंट ही होते हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट। तो क्या चीफ जस्टिस काजी फैसल को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है? मेरा ये ख्याल है कि ये जो इन्होंने कमीशन बनाया है, इस कमीशन को मौसर बनाया जा सकता था। मैं नहीं समझता कि कोई मौसर कमीशन बनाया गया है। मेरे ज़ाती तौर पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फियर से अबव होते हैं या फियर से अबव होने का उन्होंने सबूत दिया। मिसाल के तौर पे इवन आफ्ताब सुल्तान, मुझे दोबारा नाम ही लेना पड़ रहा है, मतलब मैं किसी फेवर में नहीं या मैंने उनसे क्या लेना है, लेकिन आफ्ताब सुल्तान ने आप देखें वो जब IB के चीफ थे तो उन्होंने एक अपनी उन्होंने अपना एक पोस्चर बनाया हुआ था, वो सिविलियन गवर्नमेंट के साथ थे। उनको एट दैट टाइम जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने ऑफर की थी कि वो उनकी तरफ आ जाएं, बट वो नहीं गए। फिर जब वो नैब में आए तो नैब में भी वो उस वक्त तक वो खड़े रहे, और शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें बड़ी ऑफरें की लेकिन नहीं गए, और नहीं गए ना। तो नतीजा क्या हुआ, फिर वो चले गए। तो मेरे ख्याल है कि आफ्ताब सुल्तान या उस तरह का कोई और ऐसा अफसर जो बड़ा स्ट्रांग होता, स्ट्रांग हेडेड होता, उसको लगाना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा कि ये कोई स्ट्रांग हेडेड नहीं है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मौसर किया जा सकता था। बहरहाल इन इदारों की जो क्रेडिबिलिटी है, जो एतमाद है, जो एतबार है आवाम की आंखों में, वो हमारी सियासी क़यादत ने ही बहाल करना है। और आजकल जो तकरीरें हम अपनी सियासी क़यादत की तरफ से सुन रहे हैं, जिस किस्म की बयानबाजी हो रही है इलेक्शन से पहले, उन तकरीरों में कितना वज़न है। वजाद मसूद साहब की तरफ जाने से पहले मैं कुछ झलकियाँ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तकरीर की है, उस पर बात करते हैं, फिर वजाद मसूद साहब से भी राय लेंगे। ये पुराना सियासत जिसने पाकिस्तान को 2018 में तबाह कर दिया, हम वही सियासत को फिर से कबूल नहीं करेंगे। हमें ना कोई कठपुतली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज कबूल है। जब तक आपका वोट को इज्जत नहीं दिया जाता तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, जिसको मौका ही नहीं मिला है,
एक बार मौका दीजिए। ये 70 साल के बाबे, क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल करना चाहते हैं? वो पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। जी बजाज मसूद साहब, ये 70 साल के बाबू का टाइम गुजर गया है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं एक बार मुझे मौका दे के देखें। आप मौका देना चाहेंगे बिलावल भुट्टो को? पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा मती भाई कि मुझे बिलावल भुट्टो साहब की इस तकरीर में 2 आवाज़ें सुनाई दे रही थी पस मंजर में। एक तो उनके अपने शहीद नाना की आवाज़ थी। 67 में उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था कि रवायती सियासतदान नहीं चाहिए, हम नई सियासत लेके आए हैं। और जब पाकिस्तान टूटा भी था तो उन्होंने इसको नया पाकिस्तान कहा, जो इन फैक्टर डाइल्यूट करने वाली बात है। और दूसरी जो आवाज़ मुझे बिलावल साहब की आवाज़ में सुनाई दे रही थी वो इमरान खान साहब की आवाज़ थी, जो अभी 2 बरस पहले तक, बल्कि साल पहले तक, बल्कि 6 महीने पहले तक, 1 एंटी पॉलिटिक्स, दूसरा रवायती पॉलिटिक्स। और माफ कीजिएगा, इस वक्त जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है या बनाई गई है उसकी एक तर्जुमान है फिरदौस आशिक अवान साहबा, जो इस अपनी सियासी इस्तेकामत के लिए बहुत जानी जाती है। वो फरमा रही थी कि 76 साल से जो रवायती सियासत है, इन्होंने पुराना सियासत कहा है बिलावल साहब ने, वो रवायती सियासत कह रही है। उस रवायती सियासत में 30 बरस की उनकी अपनी सियासत भी शामिल है। और जिसको बिलावल भुट्टो साहब पुरानी सियासत कह रहे हैं, उसमें उनकी अपनी वालदा मुहतरमा के 2 अदवार, उनके नाना का दौर, उनके वालदे मुहतरम का जो है वो 5 बरस की जो है वो हुकूमत 2008 से 2013 तक की जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, वो भी शामिल है। मेरे ख्याल में हमें आवाम को गुमराह करने की बजाय हमें उन्हें इशू बेस्ड, इकोनॉमी बेस्ड और कोई ऐसी खारजा पॉलिसी पे आवाम को एजुकेट करना चाहिए जिससे इस मुल्क की जो 7-2% की हो गई है वो बहाल हो सके। ये बराबर तो जाहिर है कि दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ जो है मुख्तलिफ रमजें और इशारे और पैगामात भेज रहे हैं अपनी तकरीरों में, बट फ्रैंकली आई फाइंड इट एज रिडिकुलस as Imran Khan's speeches and as ridiculous as those claims of Mr. Zulfikar Ali Bhutto some 60 years back. ठीक, बजाज साहब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर एक और तकरीर है जो हम आपको सुनाने चाहेंगे। वो तकरीर है बकौल बिलावल भुट्टो साहब के एक 70 साला बुजुर्ग लीडर की, नवाज शरीफ साहब की। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बात हो रही है सियासतदानों की इंतखाबात से पहले बयानबाजी के हवाले से। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि 70 साल के बाबू को अब घर बैठ जाना चाहिए, मगर 70 साल के बाबे भी तकरीबन वही बात कर रहे हैं जो बिलावल भुट्टो। बुजुर्ग सियासतदान मौलाना फजल रहमान ने भी एक तकरीर में कहा है कि 100 साल पूरे होने में 25 साल रह गए हैं, न जाने 100 साल किसके पूरे होने। हमें अब इस मुल्क के लिए नए ज़ाविये और नई नज़र से सोचना होगा। हमने 75 साल पुरानी लकीरों की पैरवी की है। पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते हम थक चुके हैं। अब इन अनासर की मुनाफिकाना फ़िक्र और किरदार की मज़ीद पैरवी करने के लिए हम तैयार नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की है। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि जो हमने माजी में फ़ैसले किए हैं, हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये बुरे हालात हमारे अपने फ़ैसलों की वजह से पैदा हुए। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से उन्होंने खिताब किया, उनको भी सुनते हैं। 32 साल से पहले जो 40 साल थे वो हमने एक दायरे में अपने लोगों को रखा, अपने मुआशरे को रखा, अपने मुल्क को रखा, उसमें कैद किया हुआ था। पहली दफ़ा ये भी हमने काम किया और कहा जो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट नहीं पूछेगी कि ये पैसा कहाँ से आया। 24वीं मईशत बन चुकी थी पाकिस्तान। अगर 1990 वाला मोमेंटम जारी रहता तो आज 104 नहीं, आज रुपया शायद 50 रुपए का, डॉलर 50 रुपए का होता इस मुल्क में। चीजें भी यहाँ सस्ती होती, महंगाई भी ना होती, इन्फ्लेशन भी ना होती। इन मामलात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और हमारी ये छोटी बेटी भी बैठी हुई है जो आजकल समझने की कोशिश कर रही है। इन्होंने मेरे लिए पॉइंट्स तैयार किए कि मैं इन पॉइंट्स पे आपसे बात करूं।
जी एजाज से साहब, नवाज शरीफ साहब को भी शायद एहसास है कि अब नौजवानों का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी बैठी हुई है, मेरे ख्याल में मरीम का ही जिक्र हो रहा था, पॉइंट शायद किसी और का, अच्छा, और साथ बैठी हुई थी वो भी। तो क्या कहना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब? असल में वो 90 की दिहाई भी याद करते हैं, 2013 की हुकूमत भी याद करते हैं, तो क्या कुछ कर पाएंगे आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब? देखें, नवाज शरीफ साहब अगर आप देखें तो इस रीजन के जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस में से एक है, और पाकिस्तान के जो मौजूदा जो लीडर्स हैं उनमें जिस बंदे का पावर हाउस में सबसे ज़्यादा असर रहा है या पावर में एक लंबे अरसे तक रहा है वो नवाज शरीफ ही हैं। तो उनका एक ज़ाहिर तजर्बा भी है और उन्हें जो पुश एंड पुल है उसका भी पता है। तो एक जिसे कहते हैं ना कि ड्राइवर जो पहले गाड़ी चलाना जानता हो, जिसके एक्सीडेंट भी हो चुके हो, तो वो मेरे ख्याल में गाड़ी बेहतर चलाता है, बल्कि बेहतर एक्सीडेंट करता है। एक्सीडेंट भी बहुत बेहतर करता है। 3 दफ़ा तो एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो ये भी देखने वाली बात है कि वो एक्सीडेंट किए किसने। हम अक्सर सिविलियन पॉलिटिशियंस को, हम आसिफ जरदारी को बुरा कह देते हैं, नवाज शरीफ को बुरा कहते हैं, इमरान खान को भी बुरा कहते हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि इन सिविलियन पॉलिटिशियंस को इनिशियली कौन अप्रूव करता रहा है, फिर जब वो बैठते हैं, पावर उनके पास आती है, तो फिर उनको डिसअप्रूव कौन करता रहा है। तो ये बातें भी मेरे हाल में हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये जो पॉलिटिकल फेसेस हमारे सामने आके तकरीरें कर रहे हैं, ये जो थिंकिंग है कि एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की थिंकिंग या फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, आई विश कि ये थिंकिंग हमारे जो बाकी इदारे हैं या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी हो, और इस बात की रियलाइजेशन हो कि हमने पॉलिटिकल जो खेल है उसको गंदा नहीं करना और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना। लेट द पॉलिटिशियंस रन दिस कंट्री, लेट द पॉलिटिशियंस रन दिस कंट्री। और सदर आरिफ अलवी भी कोई कम सियासतदान नहीं हैं तो वो विफाक की अलामत, मगर आज उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि अगर नवाज शरीफ मुंतखब हो जाते हैं वज़ीर आज़म तो वो उनसे भी हल्फ ले लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये सदर आरिफ अलवी तो जो हुकूमत थी, जब शहबाज शरीफ का हल्फ नहीं लिया था, उन्होंने इनकार किया था, ये जो पिछली हुकूमत आई थी, और बीमार हो गए थे शायद। तो अब सवाल ये पैदा होता है, मैं वजाद मसूद साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में अब अगर नवाज शरीफ भी फील्ड में हैं और बिलावल भुट्टो भी फील्ड में हैं, तो क्या अच्छा होता कि अगर इमरान खान भी फील्ड में होते? तो अगर वो होते तो आपके ख्याल में वो क्या तकरीर करते, लोगों से क्या कह रहे होते इस वक्त? वो वही कह रहे होते जो उनके अतालीक जो रहे हैं उन्होंने 1994-95 से उनको सिखा रखा है। उनकी तकरीर तो एक ही रही है ना गुज़श्ता 26-27 बरस में। लेकिन अब तो उनके अतालीक ने भी उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। तालीक ने अगर लाताल्लुकी अख्तियार की होती तो 9 मई नहीं होता। मतीउल्लाह 9 मई जो है वो तालीक के साथ ही मिलके किया गया है और म्यूटनी हुई है। ये बेचारे जो 102 के करीब सिविलियन अपार्ट फ्रॉम द टॉप 2 और 3 उनको छोड़ के जो बाकी सियासी कारकुन ये तो क्रॉस फायर में आए हैं। ये तो इमरान खान साहब की जो है वो मैं माजरत चाहता हूँ फॉर दिस वेरी बैड वर्ड का अनवाइज कह लीजिए, सियासत के गैर दानिशमंदाना सियासत की आंच में आ गए। इनका तो मसला नहीं है, मसला तो कहीं और था, उसमें इमरान खान साहब शामिल थे और इमरान खान साहब का शामिल होना ये बताता है कि अतालीक नामी सिंड्रोम जो है वो कम से कम 9 मई तक तो मौजूद थी। अब है या नहीं, आई हैव नो कमेंट ऑन दैट, बिकॉज मैं कह दूं कि वो नहीं है। मुश्किल ये है कि 75 वर्ष जिसका मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ और सभी जिक्र कर रहे हैं, भाई उन 75 वर्षों में यूनाइटेड फूड कंपनी कौन रही है उसका भी तो कोई जिक्र करें ना। यूनाइटेड फूड कंपनी जो है वो तो एक परमानेंट डिनोमिनेटर रहा है उस पूरी इक्वेशन में। बाकी सियासतदानों का एक दूसरे को बुरा भला कह देना या एक दूसरे के साथ बैठ जाना या एक दूसरे से इख्तलाफ कर लेना, उस वहां पे बेमानी हो जाता है जहां मुल्क की मईशत जो है उसके फैसले जो है वो यूनाइटेड फूड कंपनी को करना हो।
ठीक है। अच्छा वजाद साहब, एक और बयान भी है हमारे सामने। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान हुकूमत पाकिस्तान को मुल्क की पायदार मुआशी बहाली में पाक फौज के मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया है। मुल्क की मईशत की बहाली में पाक फौज का मुकम्मल ताउन दस्तूर का हिस्सा नहीं। आर्टिकल 245 में सिर्फ वही बातें कही गई हैं कि फौज का एक किरदार यह है कि वो मुल्क की सरहदों का दिफा करे और दूसरे जहां जरूरत पेश आए वहां सिविल हुकूमत के कहने पे उसकी एड को आए। तो 77 में तो नहीं आए, और जब तहरीक लब्बैक धरना लेके पहुंची थी तो अगर मैं गलती नहीं करता तो कमर बाजवा साहब भी उस वक्त आर्मी चीफ थे ना, 2018 में मार्च में। तब तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं आएंगे। तो 245 की खिलाफ वर्जी तो हो गई थी। ये जो मईशत की बहाली है यही बुनियादी सियासी अमल है, और मेरे ख्याल में मुल्क का दस्तूर जो है इसमें फौज के किरदार की नफी करता है। मुल्क का दस्तूर इसकी इजाजत नहीं देता, भले नीयत कैसी ही अच्छी क्यों ना हो और हालात कुछ भी क्यों ना हो, और फिर दस्तूर जो है वो दस्तूर में तरमीम से बदला जा सकता है, मेरी आपकी ख्वाहिश पे नहीं। ठीक। अच्छा एजाज़, अभी आज की खबर है कि सिंध हुकूमत की तरफ से एक जो फौजी अदालतों के हवाले से फ़ैसला आया था कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, तो उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है या की जा रही है। आज कल में ये ख़बरें दोनों हैं। तो आप ये जो अभी बहुत से सियासतदानों ने और ख़ास तौर पे सेनेट में जो एक करारदाद मंजूर की गई है, इसमें हैरानकुन बात यह है कि जो बहुत से सेनेटर हजरात थे उन्होंने ये करारदाद को सपोर्ट किया मुख्तलिफ पार्टी से, और ख़ास तौर पे नून लीग की तरफ से भी, पीटीआई की तरफ से भी, पीटीआई की तरफ से भी। ये हुआ पीटीआई ने तो कोई एतराज़ ही नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी एक सादिया इकबाल की सादिया अब्बासी की हम तकरीर सुन रहे थे कि यहाँ पे तो सेनेटर मौजूद ही नहीं थे जब ये करारदाद पास हुई। तो ये फ़ौजी अदालतों के सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हक़ में ये करारदाद पास होना, ये क्या पैगाम है सियासी अमल के लिए? दो बातें इसमें। एक तो पहली बात यह है कि सिंध की टेकर गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला करना कि हम इसको चैलेंज कर रहे हैं, तो ये याद रखें कि सिंध की केयर टेकर गवर्नमेंट के सरबराह कौन है? मकबूल बाकर। मकबूल बाकर साहब को नॉमिनेट किसने किया था? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। क्या मकबूल बाकर साहब अपनी जो पेरेंट पार्टी या जो नॉमिनेटर्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये फैसला कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो कर सकते हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो मौजूदा जॉब है उनकी, वो तो किसने उनको दी है, तो वो उनके बगैर नहीं कर सकते। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये करारदाद पास की गई जिसकी कानूनी हैसियत नहीं है, ये तो करारदाद है। ये करारदाद लेकर कौन आया? ये करारदाद लेकर आए सेनेटर दिलावर। आपको पता है कि एक दिलावर ग्रुप है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, इज़ वेरी रिच मैन, कोई इनका कोई इल्मी या स्कॉलरली कोई बैकग्राउंड कोई नहीं है, और जब ये पढ़ भी रहे थे तो ये इतनी शुस्ता अंग्रेजी लिखी हुई थी, वो पढ़ भी नहीं पा रहे थे। ये वीडियो मौजूद है इसकी। तो इशू ये है कि और एट दैट टाइम उस वक्त जब ये सेनेटर दिलावर ये पढ़ रहे थे सेनेट के ईवान के अंदर, वहाँ पर पीटीआई के लोग भी बैठे हुए थे, किसी ने मुखालफत नहीं की। सिर्फ दो बंदों ने मुखालफत की है इसकी, एक सेनेटर रज़ा रबानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और एक सेनेटर मुश्ताक अहमद जो कि जमात इस्लामी। इन दो बंदों ने मुखालफत की है। अगले दिन उस वक्त सेनेटर सादिया अब्बासी नहीं थी, अगले दिन सेनेटर सादिया अब्बासी ने भी शोर मचाया। लेकिन आपको याद हो कि जब ये मामला उठाया जा रहा था तो एट दैट टाइम कोरम किसने पॉइंट किया? वो हमारे दो सेनेटर सैफुल्लाह अब्बड़ो जो कि पीटीआई के हैं, उन्होंने कोरम पॉइंट आउट कर दिया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने खुद किया या उनके जहन में क्या था, लेकिन कोरम पॉइंट आउट कर दिया गया जब ये इशू सेनेट में डिस्कस होने जा रहा था। तो इसके बावजूद भी करारदाद मंजूर हुई। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि करारदाद तो मंजूर हो चुकी थी ना, करारदाद तो मंजूर हो चुकी थी, लेकिन अब ये है कि मेरे ख्याल में सेनेटर मुश्ताक उस करारदाद की काउंटर करारदाद जो है वो भी लेके आ रहे हैं, तो पता लग जाएगा कि क्या होगा। ठीक। साकिब बशीर साहब, क्या अहमियत है पार्लियामेंट के अंदर करारदादों की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ? कानूनी तौर पर तो कोई ऐसी जो है वो बाइंडिंग तो नहीं है कि अगर करारदाद जो है वो पास हुई है, लेकिन बहरहाल पार्लियामान का एक विजडम होता है
पार्लियामेंट में जो मतलब एक अवाम का वोट लेके आते हैं कौमी असम्बली में, सेनेट में भी जो नुमाइंदे हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अवाम से डायरेक्ट उनका ताल्लुक होता है। उसका बहरहाल एक इम्पैक्ट तो है, असर तो है कि करारदाद जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर की है, और ऐसी करारदाद जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इवन पीटीआई जो है वो भी उसको सपोर्ट कर रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो दुरुस्त नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का राइट भी है, अपीलें आ भी रही हैं, वो सुनेंगे भी। अगर सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर दिया तो हो सकता है वो रिलीफ भी दे दें, लेकिन ये मुख्तलिफ जो है वो फोरम्स पर आना, प्रेस क्लब में, मुख्तलिफ जगहों पे, तो मेरा ये ख्याल है कि इसके कानूनी तौर पर असरात तो नहीं है, लेकिन एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अब सिंध की मिसाल ले लें कि सिंध का जो इस सारे सिनेरियो में इतना रोल नहीं है कि जो ये फौजी अदालतों में जो सिविलियंस के चल रहे हैं केसेस, उनका ज़्यादातर जो है वो ताल्लुक पंजाब से है या बाकी सूबों से, सिंध से इतने नहीं है। लेकिन बहरहाल सिंध की नुमाइंदगी वो कर सकते हैं बतौर एडवोकेट। ये बात सिर्फ सिंध की नहीं है, क्योंकि अब जो निगरान सेटअप है बज़ाहिर वो बराह रास्त तो अवाम को जवाबदेह है नहीं, वो जिसको भी जवाबदेह है उसकी झलक हमें आइंदा चंद दिनों में मिल जाएगी जब ये अपीलें फाइल होंगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।